सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ बेहद ही ज़्यादा खौफनाक और सच्ची कहानियाँ लेकर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँच जाएँ। इसके अलावा आज के वीडियो में एक बिल्कुल ही अलग तरह की स्टोरी भी है जो कि हॉरर से हटके है, और मुझे सच में लगता है कि ये कहानी सुनने के बाद आपके मन में ये बिल्कुल भी नहीं आएगा कि ये किस तरह की कहानी थी और आप इसे अच्छे से समझोगे। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। आज की पहली घटना हमें बताई है हमारे सब्सक्राइबर मनीष ने। आइए आगे की घटना को उन्हीं के शब्दों में जानते हैं। मेरा नाम मनीष है और मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ। ये घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आज से यही कोई 6-7 साल पहले की है। ये घटना दरअसल मेरे चाचा के परिवार के साथ हुई है, या सीधे शब्दों में कहूँ तो मेरे चाचा के साथ ही हुई है। मेरे चाचा जो कि एक काफ़ी ज़्यादा बड़े जुआरी आदमी थे। ये घटना उनकी है। एक वक्त था जब वो एक अच्छी जगह पर जॉब करते थे, बट अपने लत के चक्कर में उनकी वो जॉब उनसे चली गई। उसके बाद उन्होंने कभी भी दोबारा काम ढूंढने की कोशिश नहीं करी, या फिर कोशिश करी भी तो उन्हें दोबारा काम नहीं मिल पाया। इसके बाद वो फुल टाइम एक तरीके से जुआरी ही बन गए थे, और वो जुए में हर चीज़ दांव पे लगाते और ज़्यादातर वो हमेशा हारते ही रहते थे। मेरी चाची इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। मेरे पापा के कुल मिला के 3 भाई और हैं, जिनमें से वो सबसे ज़्यादा छोटे थे। उनके सारे भाई यानी कि मेरे चाचा ताऊ सब लोग उन्हें काफ़ी समझाते, पर वो 2-3 दिन ये सब छोड़ते और उसके बाद वापस से इसी सब के चक्कर में पड़ जाते, जिसके कारण उनकी बाकी के रिश्तेदारों से बातचीत लगभग ख़त्म ही हो गई थी उस टाइम तक। तो ऐसे ही एक दिन ऐसा आया जब वो रात के समय घर नहीं लौटे। पर ये कोई नई बात नहीं थी, वो अक्सर ही ऐसा करते थे और 2-3 दिन तक गायब रहते थे और उसके बाद घर आते थे। तो चाची इस बात पर उतना ज़्यादा परेशान अब नहीं होती थी जितना वो शुरू में हुआ करती थी। वो यही सोचती थी कि वो कहीं ना कहीं होंगे और या तो जुआ खेल रहे होंगे या कहीं शराब पीकर पड़े होंगे। उन्होंने भी अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ देखा था जो कि उन्हें नहीं देखना चाहिए था, पर किस्मत किसी को कुछ भी दिखवा सकती है। खैर, अगले 2 दिन तक चाचा घर वापस नहीं लौटे, पर उसके बाद तीसरी रात को चाचा एकदम से घर आ गए। चाची सोच रही थी कि शायद वो अपने सारे पैसे हार चुके होंगे या फिर से किसी से कर्जा लेकर भागे होंगे, इसीलिए वो अब घर लौटे हैं। पर जब चाचा ने उनसे बोला तो वो बिल्कुल हैरान रह गई, क्योंकि चाचा ने ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए सीधा अपनी जेब से 2-2 हज़ार के नोट की गड्डी निकालना शुरू कर दिया। और ये लगभग 4-5 गड्डी थी जिनमें काफ़ी सारे नोट थे, जो कि मोटी मोटी नोटों की गड्डियाँ थी। ये देखकर चाची एकदम हैरान हो गई और उन्हें इस बात का पता चला कि इस बार वो अपने जुए में जीत गए हैं। और ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी, बल्कि वो काफ़ी बड़ी रकम जीते थे। वो लगभग इन 2 दिनों के बीच में 90 लाख रुपए जीत चुके थे। पहली बार ये सब कुछ देखकर चाची भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने उनके लिए खाना वगैरह का इंतज़ाम करा, और जब खाना वगैरह सब खाकर वो बेड पर लेटे और सोने को हुए, उस टाइम पर चाची ने उनसे पूछा कि आखिर मुझे ये बताओ कि तुमने ऐसा कैसा करा और कौन से खेल में ऐसे तुमने जीत लिए। तब चाचा ने बताना शुरू करा, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये काफ़ी बड़ी बात है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। परसों रात तक मैं अपने सारे पैसे हार चुका था और मुझे वो लोग उस जगह से भी निकालने वाले थे। यहाँ तक कि 2 लोग तो मुझे मारने को भी तैयार थे, क्योंकि मैंने उनसे कर्जा ले रखा था। जब मेरे पास खेलने के लिए और पैसे नहीं बचे तो मेरा उनसे झगड़ा हो गया और उन्होंने मुझे उस जगह से बाहर निकाल दिया। जब मैं बाहर आया तो बाहर वहाँ से जाते जाते मैं उनको लगातार गालियाँ दिए जा रहा था। उस समय पर अचानक से मुझे मेरे पीछे से किसी की आवाज़ आई। जब मैं पीछे मुड़ा तो मेरे पीछे एक आदमी खड़ा था जो कि मेरी ही उम्र के आसपास का होगा, पर उसके बाल थोड़े सफ़ेद हो चुके थे और उसने एक मोटा चश्मा लगा रखा था। तब उसने मेरे पास आकर मुझसे कहा, अगर तुम्हें जीतना है तो तुम एक पूजा करो। मुझे इसकी बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा,
और उसने फिर मेरे पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया कि मुझे ये करना चाहिए और मुझे बस एक बार ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए और मेरा इसमें कुछ नहीं जाएगा। उसने मुझे कुछ इस तरीके से ये सब बताया कि मैं उसे मना नहीं कर पाया। और फिर मैंने उससे पूछा कि आखिर मुझे करना क्या होगा, ये बताओ। तब उसने कहा कि ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। वो बंदा अपनी बाइक लेकर वहाँ पर आया हुआ था और उसकी बाइक वहाँ से थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। उसने फिर मुझे अपनी बाइक पर बिठाया और फिर हम लोग उस जगह से लगभग 25 किलोमीटर दूर, यही कोई शहर के बाहरी एरिया में, जहाँ पर ज़्यादातर एरिया में इंडस्ट्री टाइप का एरिया है और इसके अलावा बस पेड़ वगैरह ही हैं, मान लीजिए थोड़ा जंगल टाइप का एरिया, उस जगह पर वो मुझे ले गया। मुझे भी थोड़ा वहाँ पर जाने में अजीब सा लग रहा था। तब एक जगह पर रोड के साइड में उसने बाइक रोक दी और उसके बाद हम दोनों पैदल अंदर की तरफ जाने लगे। तब एक जगह पे जहाँ पर थोड़ा खुला सा मैदान आया, वहाँ पर मैंने देखा कि सामने की तरफ एक बड़ी सी मूर्ति सी रखी हुई थी और उस मूर्ति के मुंह को कपड़े से ढका गया था। तब उसने मुझसे कहा कि मुझे यहीं पर पूजा करनी है और मुझे इस पूजा में अपने थोड़े से बाल, अपना थोड़ा सा खून और अपने कपड़े का थोड़ा सा हिस्सा फाड़कर चढ़ाना होगा। ये सब सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा, पर फिर भी क्योंकि मेरे पास खोने को कुछ था ही नहीं, तो मैं बस हर चीज़ ट्राई कर लेना चाहता था कि क्या पता ये चीज़ ऐसे ही काम कर जाए। मैंने उसकी बात मान ली और जैसे जैसे उसने कहा था वैसे वैसे मैंने अपने बाल, कपड़े और खून को उस जगह पर गिराया और वहाँ पर बैठ के कामना करने लगा कि आज के बाद मैं जो भी जुआ खेलूँ, जहाँ पर भी पैसा लगाऊँ, मैं वहाँ से हमेशा जीत कर आऊँ। इसके बाद एकदम से थोड़ी देर बाद हवा सी चलने लगी और ये हवा का झोंका एक बार इतनी तेज़ी से आया कि वो जो कपड़ा उस मूर्ति के चेहरे को ढके हुए था वो एकदम से नीचे गिर गया। और जब वो गिरा तो वो देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया, क्योंकि वो मूर्ति एक तो ऊपर से टूटी हुई थी, पर वो मूर्ति किसी देवता की लग ही नहीं रही थी। वो मूर्ति किसी शैतान की लग रही थी, क्योंकि उसके दांत काफ़ी ज़्यादा नुकीले से थे, आंखें भयानक सी थी और मानो एक तरफ जहाँ का हिस्सा उसका टूटा हुआ नहीं था, वहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर सींग थे। अब ये देखकर मेरे मन में आने लगा कि कहीं मैंने कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। और उसके बाद उसने मुझे थोड़ा बहुत अपनी बातों में और बहलाया और मैं वहाँ से चला गया। उसके साथ ही मुझे उसने मेन रोड पर उतार दिया जहाँ पर मैं जुआ खेलने जाता था। उसके बाद उसने मुझे 5,000 रुपये दिए और कहा अब जाकर खेलो। मैं उसके दिए हुए पैसे लेकर वहाँ पर गया और मैंने 5,000 की वहाँ पर जुआ लगाया। उसके बाद मैंने पहले 40,000 और उसके बाद मैंने 1.5 लाख रुपए जीते एक ही बार में। मैं पाकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया, पर उसके बाद मैं रुका नहीं और मैं लगातार खेलता रहा। पर जब भी मैं हर बार जुआ लगाता मेरे शरीर में एकदम से थकान सी होती और मुझे ऐसा लगता कि मैं काफ़ी ज़्यादा चल कर आया हूँ, पर मैंने इस बात को नज़रअंदाज करा। चाचा ने जब चाची को बताया तो चाची के मन में ये सब बातें खटकने सी लगी और उन्हें ये कुछ सही नहीं लगा। तब उन्होंने उनसे बोला कि एक काम करिए, पैसे तो आप काफ़ी सारे जीत चुके हैं, अब इन सब पैसों को अपने बच्चों को भविष्य में लगाते हैं और उसके बाद आराम से अपनी ज़िंदगी काटते हैं। आप कोई बिज़नेस कर लीजिएगा और ये सब काम आप छोड़ दो। चाचा ने तब तो ठीक है बोल दिया, पर उसके बाद भी वो रुके नहीं। वो 3-4 दिन के बाद से वापस से वहीं जाने लगे और जुआ फिर से खेलने लगे। उनके मन में काफ़ी ज़्यादा लालच आ चुका था और आप यकीन नहीं मानेंगे कि 2-3 महीने में ही उन्होंने इतनी प्रॉपर्टीज़ ले ली थी। उनके पास इतना पैसा हो गया था जितना मेरे पापा के किसी भी भाई के पास या मेरे पापा के पास भी नहीं था। वैसे बोलने वाली बात तो नहीं है, पर इतना जल्दी किसी के पास भी इतना पैसा आता है तो सभी को किसी न किसी तरह शक तो होता है। पर उस वक्त ये बात किसी को भी पता नहीं चली थी। पर फिर चाचा की तबीयत तेजी से गिरने लगी। जितना उनके पास पैसा आ रहा था उनकी तबीयत उतनी ही गिरती जा रही थी। 1.5 महीने में चाचा का वजन लगभग 15 किलो तक कम हो गया था और चाची इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान थी और वो उन्हें महंगे से महंगे डॉक्टर के पास ले आती और उनका ट्रीटमेंट करवाती, पर कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर लगभग 2 महीने के बाद एक बार वो फिर से जुआ खेलने के लिए गए और इस बार जब उन्होंने जुआ लगाया तो वो हार गए और जैसे ही उनके सामने वाला शख्स वो जीता, उसी वक्त पे उनकी सांसें एकदम से रुकी और वो वहीं पर गिर गए। सबको पता चला कि उन्हें शायद हार्ट अटैक आया था। किसी ने जैसे तैसे करके वहाँ पर एम्बुलेंस को बुलाया, पर इससे पहले कि एम्बुलेंस वहाँ पर आ पाती उनकी मौत हो चुकी थी।
ये दुख का समाचार मेरी चाची तक पहुंचा और वो विधवा हो चुकी थी। वो बहुत ज़्यादा रोई, बहुत ज़्यादा परेशान हुई, पर वो इस बात को अब भी जानती थी कि कुछ न कुछ बहुत बुरा हुआ था उनके साथ। उन्होंने खुद से एक काफ़ी बड़ा फैसला लिया, चाचा का पोस्टमार्टम करवाने का, ये जानने के लिए कि उनकी मौत कैसे हुई। पर इसका भी कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद भी डॉक्टर्स को ऐसा कोई बड़ा कारण नहीं मिला जिस कारण से उनकी मौत हुई हो, सिवाय इसके कि उन्होंने पिछले 2.5 महीने के अंदर अंदर लगभग 25 किलो वजन उनका गिर चुका था। फिर चाची के मन में उसी जगह के बारे में ख्याल आया जहाँ पर जिस मूर्ति के सामने उन्होंने वो सब किया था। फिर कुछ सोच के चाची उसी जगह पर जाकर उस जगह को ढूंढने लगी, उस मूर्ति को ढूंढने लगी, पर उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। मेरी चाची कुछ इस कदर वहाँ पर बावली हो गई थी कि वो अगले 3 साल तक लगातार वहाँ पर जाती और हर 2-3 दिन के बाद वहाँ पर जाकर इधर से उधर घूमती रहती कि उन्हें वो चीज़ दिख जाए, वो जगह मिल जाए जहाँ पर चाचा ने वो सब किया था। क्योंकि वो आज तक यही मानती हैं कि चाचा की मौत उसी चीज़ की वजह से हुई जिसकी उन्होंने पूजा करी थी। चाची ने ये बात और किसी को भी नहीं, बस मेरी मम्मी को ही बताई थी, और मेरी मम्मी ने ये बात किसी को भी नहीं बता रखी सिवाय मेरे। मैंने भी घटना आपको बताने का सोचा, पर इसी वजह से मैंने किसी का नाम नहीं लिया यहाँ पर। वैसे ज़रूरी भी नहीं कि आप इस घटना पर यकीन करो, पर क्योंकि ये मेरे साथ मेरे परिवार की सच्चाई है तो मुझे तो उस पर यकीन करना ही पड़ेगा, आप करें या ना करें। यह से 20 साल पहले की बात है। हमेशा की तरह सोनाली कोचिंग जाने के लिए घर से निकली थी। रास्ते में उसने देखा 2 लड़के उसका रास्ता रोके खड़े हैं। सोनाली उन लड़कों को अच्छी तरह से जानती थी। वो हमेशा उसको आते जाते परेशान करते रहते थे। न केवल उसको बल्कि कॉलोनी की किसी भी लड़की को उन्होंने नहीं छोड़ा होगा। दोनों ही एक नंबर के लफंगे थे और कॉलोनी की लड़कियों को आते जाते छेड़ते रहते थे। कॉलोनी की सभी लड़कियां उनकी छिटाकशी से परेशान थी। एक लड़का लगभग 20 साल का था, सोनाली को लगातार घूरे जा रहा था। सोनाली रास्ता रोके जाने से आग बबूला थी। उसने गुस्से से बोला, हट जा बंटी मेरे रास्ते से। आज तो सोनू तुझे बताना ही होगा, तुझे बहुत पसंद करता हूँ, तू जानती है। बोलते हुए बंटी सोनाली के पास आ गया था। सोनाली पहले से ही गुस्सा थी। बहुत दिनों से वो उनको नज़रअंदाज कर रही थी, लेकिन उसने सोचा अब इनको सबक सिखाना ही होगा। उसने मन ही मन सोचा। बंटी की बात सुनकर उसे और गुस्सा आ गया और बंटी को उसने घूर कर गुस्से से देखा। उसने एक ज़ोरदार चाटा उसके गाल पर मारा। तुझे जवाब मिल गया होगा, मुझे ऐसी वैसे मत समझना। आज के बाद मुझे परेशान करा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? सोनाली ने उसको गुस्से से देखते हुए कहा, लेकिन सोनाली की बातों का बंटी पर कोई असर नहीं हुआ। वो उसका हाथ पकड़कर बोला, याद रखना आज का दिन, बदला इसका लूँगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। बहुत घमंड है ना तुझे अपने सुंदर होने पर और अपने सुंदर चेहरे पर। तुझे किसी को चेहरा दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। चल रोहित। बंटी सोनाली का हाथ झटकते हुए वहाँ से चला गया। सोनाली भी गुस्से से उसको जाते हुए देखती रही। कुछ दिनों के बाद, ये गर्मियों की रात थी। सोनाली और उसका पूरा परिवार घर की छत पर गहरी नींद में सोया हुआ था। अचानक कुछ आहट सी हुई जिससे सोनाली की नींद टूट गई। उसने देखा 2-3 लड़के उसकी छत पर आ गए थे। उसमें बंटी और रोहित को पहचान लिया था। उसको देखकर वो घबरा गई और अभी कुछ करने का सोच ही रही थी कि बंटी ने एकदम से उसकी आंखों में कुछ डाल दिया। सोनाली को लग रहा था जैसे किसी ने उसे आग की भट्टी में डाल दिया हो। वो दर्द के कारण चीखने लगी। उसकी चीखें वातावरण में गूंजने लगी। शोर सुनकर सोनाली के घर के सभी लोग जाग गए थे। इसको बहुत घमंड था अपनी खूबसूरती पर। बंटी चिल्लाता हुआ वहां से अपने साथियों के साथ भाग गया। सोनाली दर्द के कारण बेहोश हो गई थी और उसके माता पिता उसको जल्दी से जल्द हॉस्पिटल ले गए। उन दरिंदों ने सोनाली के ऊपर तेजाब डाला था और इसी के साथ सोनाली की आंखों की रोशनी चली गई थी और चेहरा भी बुरी तरीके से झुलस गया था। डॉक्टर ने बताया वो 70% से ज़्यादा झुलस गई थी। बड़ी मुश्किल से उसकी जान बची है।
डॉक्टर्स ने सोनाली के माता पिता को इलाज के लिए सोनाली को दिल्ली एम्स ले जाने के लिए कहा। इसके बाद सोनाली की जिंदगी मानो थम सी गई थी। सबसे बड़ी चुनौती थी कि इलाज के लिए पैसा कहाँ से आएगा। उसके पिता एक मिल में सिक्योरिटी गार्ड थे। सोनाली को बचाने के लिए पिताजी ने अपनी ज़मीन और घर के गहने तक बेच दिए थे, लेकिन वो पैसे भी अब ख़त्म हो चुके थे। इलाज काफ़ी महंगा था और सोनाली का चेहरा इतना झुलस चुका था कि कई सर्जरी करवाने के बाद भी अब भी उसे कई और सर्जरीज की ज़रूरत थी। खूबसूरत और प्यारी सी सोनाली को जिसने पहले देखा हो, उसके लिए सोनाली को अब पहचानना मुश्किल था। उधर कोर्ट में सोनाली के केस की 3 साल तक सुनवाई चलती रही। घर में जो भी बची कुची संपत्ति या पैसे थे वो कानूनी कार्रवाई में चले गए। जिला कोर्ट से उन लड़कों को अंततः 9 साल की सज़ा मिली। लेकिन सोनाली के लिए वो सदमे भरा दिन था जब उसे पता चला कि अभियुक्तों को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। सोनाली का परिवार बुरी तरह से टूट चुका था। थक हार कर उन्होंने राष्ट्रपति के समक्ष सोनाली को इच्छा मृत्यु देने के लिए गुहार लगाई थी। मामले को बढ़ते हुए देखकर जब प्रशासन के अधिकारी सोनाली से मिले तो सोनाली का दर्द बाहर आ गया। वो बोली, कितने साल तक मैं मदद के लिए प्रशासन से गुहार लगाती रहूंगी, पर आज तक किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अगर सरकार मेरी मदद नहीं कर सकती तो मुझे इच्छा मृत्यु की इजाज़त दी जाए। हम लोग बहुत गरीब हैं, इतना महंगा और तकलीफदेह इलाज में नहीं झेल सकती, और ऊपर से कोर्ट कचहरी का चक्कर, कोर्ट का खर्च। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है। मेरे पिता, उन्होंने बची कुछ ज़मीन और जेवर बेच दिए हैं। हर दिन किश्तों से मरने से अच्छा है एक ही बार में मर जाऊं। जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, उनको जेल से बाहर निकालने के लिए जो फैसला आया है, मेरे लिए वो तेज़ाब से मिले जख्म से भी ज़्यादा गहरा है। मुझे न्याय नहीं मिल रहा, इसलिए मुझे इच्छा मृत्यु दे दी जाए। सोनाली की हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी। अधिकारी टका सा मुंह लेकर वापस आ गए। सोनाली जिंदगी से मायूस हो चुकी थी। उसके माता पिता भी उसका महंगा इलाज करवाने में सक्षम नहीं थे। सोनाली के दोस्तों ने उसकी आर्थिक मदद के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। फिर एक दिन सोनाली के लिए बड़ी उम्मीद लेकर आया। उस दिन एक व्यक्ति सोनाली से मिलने के लिए हॉस्पिटल आया था। मेरा नाम शेखर है। सोशल मीडिया पर ऑनलाइन डोनेशन पेज पर आपके बारे में जानकारी पाने के बाद मैं यहाँ आपसे मिलने आया हूँ। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, शेखर ने बताया। आपकी हिम्मत और जज्बे को मैं सलाम करता हूँ सोनाली जी। आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन आपको लड़ना होगा। आप जैसी कई लड़कियाँ हैं जिनकी ज़िंदगी भी बहुत मुश्किलों से भरी है। सोनाली को मानो कुछ हिम्मत से मिली। शेखर ने सोनाली की पूरी मदद करी और हमेशा उसको लड़ने की हिम्मत देता रहा। शेखर की बातों ने उस पर बहुत सकारात्मक असर डाला था। दोनों ही अब मित्र बन चुके थे। एक दिन सोनाली ने शेखर से कहा, मुझे हर समय लगता था कि सिर्फ धुआं है, जलन है और आग है। पता नहीं इस आग से कैसे निकलूंगी, लेकिन तुमने मुझे बहुत हिम्मत दी और जीने का मकसद भी दिया। मानसिक परेशानी तो थी, पर मैंने अपना मानसिक संतुलन नहीं खोया। डॉक्टर भी मुझसे कहते थे कि ऐसी स्थिति में अक्सर लड़कियां अपना मानसिक संतुलन खो देती हैं। मेरा शरीर काम नहीं कर रहा था, सुबह बंद थी पर दिमाग चल रहा था। इसी दिमाग की बदौलत मैं इस मुसीबत से निकलने का रास्ता ढूंढ रही हूँ। शेखर, हमें मेरी जैसी और भी लड़कियों की मदद करनी चाहिए, सोनाली ने शेखर से कहा। तो शेखर ने सोनाली को उस जैसी और भी लड़कियों से मिलवाया। शेखर और सोनाली उन लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके थे। सोनाली का इलाज लंबा चला और इस दौरान शेखर ने उसकी पूरी मदद करी। उसके इलाज को 7 साल से ज़्यादा हो चुके थे। एक दिन शेखर ने सोनाली से कहा, शादी करोगे मुझसे? सोनाली ने इस प्रश्न की कल्पना कभी नहीं करी थी। शादी और मुझसे? शेखर, तुम जानते भी हो क्या कह रहे हो? हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ क्या कह रहा हूँ। मैं अक्सर सोचता था कि समाज में एसिड अटैक की पीड़ितों को क्यों नहीं अपनाया जाता, लोग उनसे शादी क्यों नहीं करना चाहते। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हारा जवाब चाहता हूँ। शेखर, तुमने आज मुझे याद दिलाया है कि मैं एक लड़की हूँ और मेरे भी कुछ सपने थे। मैं कॉलेज में सांस्कृतिक गतिविधियों में हिस्सा लेती थी,
चाहे वो डांस हो या गाना गाना या फिर एनसीसी। भगवान ने मुझे अच्छा चेहरा दिया था। मुझे सजने संवरने का बहुत शौक़ था, जैसा हर लड़की को होता है। फिर अचानक से मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा बदलाव आ गया। इसे स्वीकार करना और समझौता करना इससे बहुत मुश्किल था मेरे लिए। तुम्हें भी जीने का हक है और तुम आज सब लड़कियों के लिए एक प्रेरणा हो। मान लो मैं किसी और से शादी करता, क्या ऐसा हादसा उस लड़की के साथ नहीं हो सकता था? मुझे ही कुछ हो जाए तो? लेकिन मुझे भरोसा है कि मैं और तुम वैसा ही सुंदर दाम्पत्य जीवन बिताएंगे जैसा हर कोई बिताता है। इतना भरोसा दिला सकता हूँ कि हमारी ज़िंदगी कभी दुख में नहीं जाएगी। शेखर अपने निर्णय पर अटल था। मैंने सोचा नहीं था कभी भी कि उस हादसे के बाद कभी भी मेरी शादी हो सकती है। मुझे थोड़ा समय दो इस बारे में सोचने के लिए। सोनाली ने शेखर को कुछ जवाब नहीं दिया। मैं तुम्हारे हर फैसले के साथ हूँ सोनाली। शेखर ने अपने फैसले के बारे में अपने घर वालों को बताया और पहले तो वो तैयार नहीं हुए, लेकिन शेखर की जिद के कारण उन लोगों को झुकना ही पड़ा। इसके बाद दोनों परिवारों की रजामंदी से उन दोनों का विवाह हो गया और वो साथ रहने लगे। सोनाली और शेखर का जीवन खुशियों से भर गया जब उनके जीवन में उनकी बेटी आई। सोनाली ने एक बेटी को जन्म दिया था। सोनाली के दिन और रात आजकल अपनी बेटी परी के साथ गुजर रहे थे। आज वो इस बात की खुशी मना रही थी कि उनकी बेटी 1 महीने की हो गई थी। शेखर ने सोनाली को देखा। वो अपनी बेटी को छूकर महसूस कर रही थी। क्या वो सोनाली? बहुत सुंदर अपनी परी। सोनाली ने शेखर को पूछा, कैसी दिखती है मेरी बेटी? मैं बेटी के छोटे नाजुक हाथों और चेहरों को छूकर अपने मन में एक तस्वीर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। परी कैसे दिखती होगी? क्या मेरी बेटी का चेहरा वैसा ही होगा जैसे बचपन में उसका था? क्या उसकी आंखें मेरी जैसी होंगी या मम्मी के जैसी या पापा के जैसी? जब परी को माँ का स्पर्श मिला होगा तो नन्ही बेटी के चेहरे पर मुस्कान आती होगी। पूरी तरह स्वस्थ है आपकी परी, इसे कोई समस्या कभी नहीं होगी। मैं इसका नाम निहारिका रखूंगी। क्या हुआ अगर मैं इसका चेहरा नहीं निहार सकती? बहुत अच्छा नाम है, निहारिका। शेखर खुश होकर बोला। शेखर, मेरी शादी ससुराल वालों की मर्जी के बगैर हुई थी। हमारी कोशिशें सभी चीज़ें सही करने के लिए जारी हैं, लेकिन लोग कई तरह की बातें तो करते ही हैं। मेरे ऊपर सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या मेरी बेटी कभी माँ बन सकती है या नहीं? वो अपना सामान्य जीवन जी पाएगी या नहीं? शायद ऐसे लोगों को भी अपना जवाब मिल गया होगा। सोचा भी नहीं था कि मेरी शादी होगी या कभी मेरी गोद में कोई बच्चा खेलेगा। शेखर सोनाली की बात को ध्यान से सुनता रहा और फिर उसका हाथ पकड़कर बोला, लोग चाहते हैं कि शादी के लिए लड़की ISI मार्क के साथ आए कि उसका सब कुछ दुरुस्त हो। लोगों को अपनी मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। खुद को देखो, पहले तुम भी कितनी मायूस थी। आज तुम्हारी आवाज़ में इतनी जिंदा दिली और भरोसा देख रहा हूँ। इतना भरोसा रखो तो ज़िंदगी ज़रूर बदलेगी। पिछले कई सालों में जिन शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक तकलीफ़ों से तुम होकर गुजरी हो, उसके बारे में सोचकर ही सिरहन सी दौड़ जाती है मेरे शरीर में। तुमने तो ये सब झेला है, क्या तुम्हें अपना जीवन जीने का अधिकार नहीं था? जबकि तुम्हारी तो कोई गलती भी नहीं थी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि कानून में बदलाव हो और लड़कियों के साथ ऐसे दरिंदगी करने वाले वो कभी बच के ना जा पाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। ऐसे ही हौसला बनाए रखो। तुम्हारी वजह से ही मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लौटी हैं, लेकिन मैं अपने जैसे जिन लड़कियों से मिली हूँ उन लड़कियों की ज़िंदगी में खुशियाँ लौटे, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। हाँ, प्रयास भी करेंगे और जीतेंगे भी, शेखर ने उत्साह से कहा। शालिनी अपने दोस्तों के साथ राजस्थान घूमने आई थी। इस समय वो अलवर से 80 किलोमीटर दूर भानगढ़ के किले के अंदर खड़े थे। शालिनी भानगढ़ किले की खूबसूरती को अकेली खड़ी ध्यान से देख रही थी। बहुत चर्चा सुनी थी उसने इस किले की। उसकी सहेली काव्या उसके पास आई और उसके साथ मोबाइल से सेल्फी लेने लगी। काव्या उसकी ली हुई फोटो को दिखाते हुए बोली, कितनी सुंदर लग रही है तू, देख जीजू की तो लॉटरी लग गई,
कुछ महीने और फिर तू चली जाएगी। काव्या शालिनी को छेड़ते हुए बोली, तुझे कितनी बार बोला है शादी की बात मत किया कर। अभी मुझे बहुत पढ़ना है और वो मुझे पसंद भी नहीं है, लेकिन मेरी कोई सुनता ही नहीं। लड़की की जगह लड़का होती तो अच्छा होता, शालिनी रुआसे स्वर में बोली। माहौल बदलते देख काव्या ने शालिनी का ध्यान भटकाना ही ठीक समझा। इस मंदिर की नक्काशी देख, ये किला तो वास्तव में बहुत ही सुंदर है। शालिनी मंदिर को देखने लगी। किले में स्थित एक मंदिर की दीवारों और खंभों पर की गई नक्काशी को देखते हुए शालिनी जैसे उसकी सुंदरता में खो गई थी। फिर दोनों अपने दोस्तों के बीच आ गए। इस किले के बारे में कुछ बताओ, शालिनी ने एक्साइटमेंट के साथ वहाँ के स्थानीय गाइड भानु प्रताप से कहा। मैडम, यहाँ शाम 6 बजे के बाद रुकना मना है। ये देखिए, यहाँ लिखा भी है। भानु प्रताप उनको बोर्ड की ओर उंगली दिखाता हुआ बोला। ये किला लोग भूतिया मानते हैं। कहते हैं यहाँ पर रानी रत्नावती की आत्मा आज ही भटकती है, इसीलिए इसको भूतों का भानगढ़ भी कहते हैं। शालिनी ये सुनकर उसकी बातों में रुचि लेने लगी। रानी रत्नावती कौन थी? उसकी आत्मा क्यों भटकती है? पूरी कहानी बताओ। शालिनी की जिज्ञासा जाग उठी। काव्या भी भानु प्रताप की ओर उत्सुकता से देखने लगी। 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने भानगढ़ किले का निर्माण करवाया। भानु प्रताप उनकी ओर मुखातिब होकर कहानी सुनाने लगा। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत सुंदर थी। उस समय राजकुमारी की खूबसूरती की चर्चा पूरे राज्य में थी। कई राज्यों से रत्नावती के लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार में निकली। बाजार में वो एक इत्र की दुकान पर पहुंची और इत्र को हाथ में लेकर उसकी खुशबू सूंघ रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ दूरी पर सिंधु सेवड़ा नाम का व्यक्ति खड़ा होकर राजकुमारी को निहार रहा था। सिंधिया उसी राज्य का रहने वाला था और वो काले जादू का महारथी था। राजकुमारी के सुंदर रूप को देखकर तांत्रिक उस पर मोहित हो गया और राजकुमारी से प्रेम करने लग गया और राजकुमारी को हासिल करने के बारे में वो सोचने लगा। लेकिन रत्नावती ने कभी भी उसे पलटकर नहीं देखा। जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था, उसने उस दुकान में जाकर रत्नावती को भेजे जाने वाली इत्र की बोतल पर काला जादू कर उस पर वशीकरण मंत्र का प्रयोग करा। जब राजकुमारी को सच्चाई पता चली तो उसने इत्र की शीशी पास ही एक पत्थर पर फेंक दी। उसकी शीशी टूट गई और इत्र बिखर गया। काला जादू होने के कारण पत्थर सिंधु सेवड़ा के पीछे पड़ गया और उसने उसे कुचल डाला। सिंधु सेवड़ा तो मर गया, लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्दी ही मर जाएंगे और दोबारा जन्म नहीं लेंगे। उनकी आत्मा इस किले में ही भटकती रहेंगी। यही कारण है कि आज भी लोगों में इस बात का भय है और भानगढ़ में भूतों का निवास माना जाता है। शालिनी और काव्या ये सुनकर डर ही गए थे। उनको ध्यान से देखता हुआ भानु प्रताप फिर से बताने लगा। अब किला भारत सरकार की देखरेख में आता है। भानगढ़ को दुनिया के सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ आज भी भूत रहते हैं। सूर्य उदय होने से पहले और सूर्यास्त के बाद किसी को भानगढ़ किले में रुकने की इजाज़त नहीं है। चलो शालिनी, अब यहाँ से चलते हैं। कुछ महीनों बाद तेरी शादी है, मेरी तो अभी सगाई भी नहीं हुई। काव्या उसके हाथ पकड़कर खींचते हुए ले जाने लगी। बाकी सारे लोग ये देखकर हंसने लगे। फिर भानु प्रताप उनको सोमेश्वर मंदिर दिखाने ले गया। कुछ दिनों के बाद, शालू शालू उठो बेटा। शालिनी की माँ आवाज़ें देकर थक गई। जब शालिनी नहीं उठी तो शालिनी की माँ उसके कमरे में गई और अंदर का नज़ारा देखकर चौंक गई। शालिनी के बाल खुले हुए थे और वो एकटक दीवार की ओर देख रही थी। मैं कब से आवाज़ दे रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? कुछ ही महीनों में शादी है तेरी। इतनी देर तक सोएगी तो ससुराल में कैसे रहेगी? चल जल्दी उठ। जब से माँ से आई है घूमकर तब से बदल गई है तू। शालिनी के कंधे झंगोड़ते हुए माँ बोली। अचानक शालू ने माँ के हाथ को पकड़ा और उनकी आंखों में आंखें गड़ाकर बोली, रत्नावती हूँ मैं, नहीं छोड़ूंगी किसी को। कहाँ है वो तांत्रिक?
सदियों से इंतज़ार कर रही हूँ उसका, नहीं छोड़ूंगी। शालिनी की माँ ये सुनकर सिहर उठी। उसका ये बदला हुआ रूप पहली बार देख रही थी वो चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। क्या हो गया ये शालू को, वो सोचने लगी। शालिनी की माँ ने काव्या को बुलाया और उसको शालिनी के बदले रूप के बारे में बताया। वो भी ये सुनकर घबरा गई। काव्या शालिनी के कमरे में गई और कुछ ही देर में घबरा कर वापस आ गई और फिर उसने भानगढ़ की पूरी कहानी शालिनी की माँ को बता दी। आंटी, मुझे लगता है किसी आत्मा ने पकड़ लिया उसको, मुझे तो पहचान ही नहीं रही है। वो बोल रही है किसी को नहीं छोड़ूंगी, अपने आप को रत्नावती बताती है। शालिनी की माँ सुनकर और घबरा गई। शालू के पापा को बताती है। शालू के पापा को बताती हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। फिर काव्या वहाँ से चली गई। डॉक्टर को पूरी बात बताने के बाद शालिनी के माता पिता डॉक्टर को शालिनी के पास ले गए। शालिनी लगातार डॉक्टर को घूर रही थी। डॉक्टर ने शालिनी को अच्छी तरह से चेकअप करा। कुछ टेस्ट कराने के बाद शालिनी के माता पिता को वो बाहर आकर कुछ समझाने लगे। देखिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बेटी पागल नहीं है। शालिनी को स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हुआ है। ये क्या है डॉक्टर साहब? एक मानसिक विकार है जिसमें एक व्यक्ति का असल व्यक्तित्व पहचान पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति में 2 या उससे अधिक पर्सनैलिटीज़ हो सकती हैं। हर व्यक्तित्व के विचार, कार्य और व्यवहार पूरी तरह से अलग हो सकते हैं। ये अभी भानगढ़ घूमकर आई है और ख़ुद को रत्नावली के व्यक्तित्व में से ढाल लिया है। ये ठीक कैसे होगी? कब तक ठीक होगी? शालू की माँ ने चिंतित स्वर में पूछा। डॉक्टर ने बताया, ठीक करने में लंबा समय लगता है। मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की वजह से व्यक्ति को सामाजिक शर्म, ग्लानि, चिंता और दुख का सामना करना पड़ता है। डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के रोगियों में आत्महत्या का भय भी रहता है। इसीलिए सही और शीघ्र उपचार बहुत ज़रूरी है। ये बाकी बीमारियों की तरह ही है, बस इसके उपचार के दौरान हमें शालिनी से थोड़ी संवेदनशीलता रखनी चाहिए। दवाइयों से ठीक हो जाएगी, चिंता ना करें। फिर डॉक्टर शालिनी के माता पिता को चिंता में छोड़कर चला गया। कुछ दिनों के बाद काव्या फिर से शालिनी से मिलने उसके घर आई। उसकी माँ ने काव्या को रोते हुए बताया, काव्या, किस मनहूस घड़ी में तुम उस किले में घूमने चली गई? शालू तो पागल ही हो गई है, ना ठीक से खाती है ना सोती है, और उसकी शादी भी टूट गई है। लड़के वाले बोल रहे हैं इस पागल से कौन शादी करेगा। शालिनी की माँ अपने आंसू पोंछते हुए बोली, आप चिंता मत करो आंटी, सब ठीक हो जाएगा, मैं देख कर आती हूँ। काव्या शालू के कमरे में गई और दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। उसने देखा शालू बहुत खतरनाक मुद्रा में बैठी हुई थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो पहले से जानती थी कि वो आ रही है। काव्या को देखते ही वो बोली, कहाँ है वो तांत्रिक? किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। काव्या ने शालू की ओर हंसते हुए और फुसफुसा कर बोला, तांत्रिक ने शादी से मना कर दिया है। फिर रुकते हुए उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, अगर तुझे उसी तांत्रिक से शादी करनी है तो बोल, मैं कुछ भी करती हूँ। ना बाबा ना। ये कहते हुए शालिनी ने काव्या को गले से लगा लिया। थैंक यू काव्या यार। काव्या ने शालिनी का हाथ अचानक पकड़ लिया और कहा, मैं रत्नावती हूँ, रानी रत्नावती। कहाँ है वो तांत्रिक? उसका सदियों से इंतज़ार है मुझे। फिर वो दोनों ही तेज तेज हंसने लगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर कि आप इसे लाइक करें। इस वीडियो पे एम करते हैं 200 लाइक्स के लिए। आई होप आप इतना आराम से पूरा कर दोगे। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ और ऐसी ही स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय।